बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है वैसे तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आज के दौर में, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन हो चुकी है कि कोई भी कंट्री देखे यार, एक ना सिंपल सा लॉजिक सुन लें पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगा। कोई भी जब आप किसी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, या विजिट वीज़ा, तो कोई भी कंट्री आपको वीज़ा तब देता है, इस सूरत में देता है कि ये बंदा वहाँ पे जाएगा, हमारे मुल्क में पैसा खर्च करेगा और फिर बाद में वापस अपने मुल्क में आ जाएगा। हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ये अपना विजिट भी पूरा कर लेगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बैलेंस थोड़ा होता है, आपकी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है। देखें, आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए है ना, वो आपके लिए 10 लाख रुपए है, लेकिन जब आप उसको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में, यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, आपके लिए वो 10 लाख रुपए है, लेकिन जो एम्बेसी है उसके लिए वो 10 लाख नहीं रहा, क्योंकि अमेरिकन डॉलर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारे पैसे की निस्बत। तो इसलिए वो जब बढ़ता है तो हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है पैसे की। तो इस वजह से इस चीज़ को ख्याल रखा करें। अब देखें, अगर आप 10 लाख रुपया फॉर एग्जांपल शो करते हैं यूरोप के वीज़ा के लिए, तो जब कोई एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे, एम्बेसी देखेगी, ये लॉजिक समझना है आपने। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे, एम्बेसी देखेगी इसके अकाउंट में 10 लाख रुपया, वो समझ जाएंगे कि ये बंदा टूर करने नहीं जा रहा, ये सिर्फ वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाके सेटल होने के लिए जा रहा है। मतलब वहाँ पे हमारे ऊपर आके वर्क परमिट लेगा और यहाँ पे पैसा कमा के अपने मुल्क में भेजना शुरू कर देगा। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहता कि हमारे मुल्क का पैसा कमा के कोई अपने मुल्क में भेजे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझा करें। अगर तो आपके अकाउंट में बैलेंस ठीक है तब आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। अदरवाइज़ किसी और कंट्री, पहले ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बना लें। यार देखो, आज से चले जाए ना कुछ 2-3 साल पहले, ट्रैवल हिस्ट्री या पैसे वगैरह की इतनी डिमांड नहीं करती थी एम्बेसी सिर्फ डॉक्यूमेंट देखती थी, टाइज देखती थी, आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देती थी। लेकिन अभी क्या है, एम्बेसी देखती है अकाउंट में बैलेंस कितना है, एम्बेसी देखती है स्टेटमेंट कैसी है, एम्बेसी देखती है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, इसकी प्रोफाइल कैसी है, फिर वो आपको वीज़ा इशू किया जाता है। 2 चीज़ें आपने गौर कर ली है, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है ना, तकरीबन मिनिमम भी 15 से 20 लाख या इससे ज़्यादा ही है, मतलब कम से कम आपके 2 मिलियन 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में है ना, तब आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर लें। फ्रेश पासपोर्ट पे मिल भी सकता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 20 लाख से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब 15 लाख तक है, फिर आप अपनी कोशिश करके थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और फिर अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह वो 100% है। 2-3 कंट्री ट्रैवल कर लें, बहुत है। अब आते हैं बैक टू द पॉइंट, शेंजन में अप्लाई कहाँ करना चाहिए। मतलब हंगरी की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और इसका तरीकाकार भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। मैं आपको सारा समझा देता हूँ। अच्छा, इसके लिए ना अपॉइंटमेंट की इतनी टेंशन नहीं होती। जैसे फ्रांस, जर्मनी या शेंजन के और कंट्रीज़ हैं, इनकी अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो आपको पेंडिंग में 2-2 महीने की अपॉइंटमेंट चली जाती है। लेकिन हंगरी की अपॉइंटमेंट लेना बहुत आसान है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई पेड अपॉइंटमेंट नहीं है, फ्री अपॉइंटमेंट है और ये आपको ईमेल के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे जो पहली चीज़, पहला काम होता है वो होती है अपॉइंटमेंट। अच्छा, उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट, यार जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे हंगरी के विजिट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये जब आप इनको मेंटेन कर लेंगे, बना लेंगे ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने डिस्क्रिप्शन में आपको हंगरी की जो ऑफिशियल एम्बेसी की ईमेल है, इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी ऑफिशियल मौजूद है, वहाँ पे आप जा सकते हैं डायरेक्ट भी। अच्छा, आपने ईमेल के थ्रू उनसे अपॉइंटमेंट ले लेनी है। आपने ईमेल करनी है कि मैं अपॉइंटमेंट मुझे चाहिए, मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। 1 या 2 दिन गुजरने के बाद वो आपको दोबारा ईमेल करते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं। आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, इस तरह के कुछ बेसिक से 4-5 सवाल होते हैं। वो उनके आपने जवाब देने उसी ईमेल के रिप्लाई में। ठीक है, आपने ईमेल का रिप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अब हो गया आपकी अपॉइंटमेंट, वो सेट कर देंगे, आपको एक स्लॉट दे देंगे, मतलब एक पेपर दे देंगे। ठीक है, वो आप अपॉइंटमेंट पेपर, ठीक है, कि उसमें लिखा होता है आपकी डेट क्या है, किस तारीख को आपने एम्बेसी आना है डॉक्यूमेंट लेके, किस तारीख को आना है, किस टाइम पे आना है। तो आपने वो चीज़ें नोटिस कर लेनी है। अच्छा, उसका जो अपॉइंटमेंट आपको ईमेल आई है ना, उसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है। वो प्रिंट, क्योंकि उस प्रिंट के बगैर आपको गार्ड्स एम्बेसी के अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होती है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आपने उस ईमेल, जो आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आई है, उसका आपने प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको आगे बताए थे, वो आपने साथ अटैच करने हैं। जिस दिन की अपॉइंटमेंट है, जिस टाइम की है, उस दिन आपने जाके उस वक्त जाना है। जाके अपनी अपॉइंटमेंट भी साथ, अपॉइंटमेंट का जो पेपर है वो भी साथ ले जाए, ईमेल भी साथ ले जाए मोबाइल में, और डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाए। ये 3 चीज़ें आपने साथ लेके जानी है। अच्छा, उसके बाद आपने जब आप जाएंगे एम्बेसी, गार्ड्स, क्योंकि
गार्ड्स को एक लिस्ट दी जाती है कि आज इन इन बंदों की अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट नंबर है, इसको आपने अंदर आने देना है। आपने जब जाना है आपने गार्ड्स को अपनी अपॉइंटमेंट पेपर देना है, वो देखेंगे, आपका लिस्ट में नाम होगा क्योंकि आपको मिली है अपॉइंटमेंट, आपको वो अंदर भेज देंगे। बाद में अब प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है जो समझने वाला है। आप जब अंदर जाते हैं आपका इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, जैसे अमेरिका का वीज़ा ना, ये भी इसी तरह है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आपके देखे जाते हैं। अमेरिका के वीज़ा के लिए बाज़ औक़ात आपके डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं जाते, इंटरव्यू क्लियर करके ही आप वीज़ा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप जब इंटर होते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपको सामने बिठा के आपसे क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन यार सिंपल, वही क्वेश्चन जो नॉर्मली जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं वो उसी चीज़ से पूछेगा। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आपने बिज़नेस या जॉब जो भी शो किया है या करते हैं, वो पूछेगा कि आप जॉब या बिज़नेस क्या करते हैं, मंथली कितना कमा लेते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वहाँ पे जाके घूमे फिरेंगे, कितने दिन बाद वापस आ जाएंगे, आपकी टाइज़ क्या है आपके कंट्री के साथ। ये कोई 5-6 सवाल होते हैं वो आपसे पूछता है। जब आपको बता देते हैं फ़लाँ काउंटर नंबर पे जाएँ, वहाँ पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, पासपोर्ट दे दें और अपने वीज़ा के लिए फ़ीस दे के अप्लाई कर लें। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, फिर आप जाते हैं, एक काउंटर आपको बता दिया जाता है, वहाँ पे जाके वो आपको एक पेपर देते हैं, एक स्लिप देते हैं, वो आपने साथ ही बैंक होता है, वहाँ पे फ़ीस पे करके वो उनको स्लिप रिटर्न करनी होती है, साथ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पासपोर्ट देना, आपके वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेना है। मैक्सिमम 15 से 20 दिन बाद हंगरी की एम्बेसी रिस्पॉन्स कर देती है। ये काम को लटकाते नहीं हैं, ना ये कोई लंबा खींचते हैं 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए। मैक्सिमम 20 दिन के बाद वो आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं कि आपका वीज़ा लगा कि नहीं। और जो एड्रेस आपने दिया होता है ना, उस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स टीसीएस कर देते हैं। आपको मतलब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एम्बेसी में, आपको वहाँ पे वो टीसीएस कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके घर आ जाते हैं जो आपने एड्रेस दिया होता है। ठीक है जी। ये सारा टोटल प्रोसेस होता है हंगरी के वीज़ा का। जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है ना, वो 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहली चीज़, आपने कवर लेटर जो बनाना है ना यार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कवर लेटर आपका ऐसा होना चाहिए यार, मतलब आपने उसको एक्सप्लेन ऐसे किया हो, एक ही पेज पे रहते हुए आपने अपना कवर लेटर भी मेंशन करना है कि मैं ये हूँ, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मैं इतने दिन के लिए जाना चाहता हूँ, ये बिज़नेस करता हूँ, ये डिटेल्स दे के उसी के नीचे आपने अपना ट्रैवल प्लान बता देना कि मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, 21 दिन के लिए जा रहा हूँ, 14 दिन के लिए जा रहा हूँ, जितने दिन का भी आपका प्लान है। मैं यहाँ घूमूंगा, पहले दिन मैं यहाँ पे जाऊँगा, दूसरे दिन यहाँ पे जाऊँगा, इतने दिन वापस आ जाऊँगा, 7वें दिन वापस आ जाऊँगा, 14वें दिन वापस है, जो भी आपका ट्रैवल प्लान है, अपना प्लान मेंटेन कर लें एक ही पेज में रहते हुए, ताकि वो थोड़ा सा ना इरिटेटिंग हो जाता है कि कवर लेटर अलग हो, ट्रैवल प्लान अलग हो, वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ें एक ही होती हैं, इसको एक ही पेज में लिखा करें। अच्छा, पहली चीज़ थी ये इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि देखो यार, जब आप अप्लाई कर रहे हो ना हंगरी का वीज़ा, ये हंगरी नहीं, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल हम हंगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो बुदापेस्ट सिटी है उसमें आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी मिल जाती हैं, कुछ टूरिस्ट पॉइंट भी मिल जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें। उनको एक तो रिसर्च कर लें, दूसरा उनके नाम याद कर लें, ताकि जब आपका इंटरव्यू हो आप उसको नाम तो बताएंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं बुदापेस्ट में ये जगह है, मैं इसको विजिट करने चाह रहा हूँ, उस जगह की भी थोड़ी सी हिस्ट्री जो वीज़ा ऑफिसर है उसको बता दें इंटरव्यू के वक्त, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि यार ये बंदा वाकई वहाँ में इंटरेस्टेड है, टूर के लिए जाना चाहता है, ये जिस जगह को विजिट करना चाह रहा है उसके बारे में भी इसको पता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता है, तो इस तरह एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि यार हाँ ये बंदा, ये हंगरी के लिए ना, किसी कंट्री के लिए भी जाएं, जो टूरिस्ट पॉइंट आप एक्सप्लेन करें कि इस टूरिस्ट पॉइंट में मैं जाना चाहता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें, ताकि ऑफिसर अगर पूछ भी ले या आप उसको एडिशनली अपनी तरफ से बता दें तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि इसको ऑलरेडी वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले रखी है इस बंदे ने, वाकई टूरिस्ट है। इसके अलावा ड्रेसिंग, यार बहुत सारे पूछते हैं लोग इंटरव्यू में, ड्रेसिंग पैंट कोट डाल के चले जाएं या कोई बड़ी ड्रेसिंग, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने वीज़े लिए हैं यूरोप के, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, ये पहले की बात है, तो मैंने किसी किस्म की कोई ड्रेसिंग नहीं थी, सिंपल यार मैं कैजुअली जो भी ड्रेसिंग होती है वो पहन के चले जाएं। और अब बस आपकी बॉडी लैंग्वेज एक एक्यूरेट होनी चाहिए, एक परफेक्ट होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे आप कॉन्फिडेंसली इंटरव्यू दें। मतलब ये नहीं कि अटक अटक के नहीं, और दूसरे नंबर पे आप घबरा के नहीं, मतलब यार किसी सवाल का जवाब नहीं भी ना आता, कॉन्फिडेंसली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। बस ये सोच दें कि वीज़ा अप्रूव होगा नहीं होगा, ये चीज़ छोड़ दें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि मैं इसका जवाब दूंगा जैसे भी है। हाँ, चेहरे पे स्माइल रखें, अपनी फेस पे स्माइल रखें और कॉन्फिडेंस रहें, बस ये चीज़ होती है इंटरव्यू के लिए।
और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं है, यही चीज़ें तकरीबन। और हंगरी जो है ना, ये जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, जितने भी कंट्रीज़ हैं, हंगरी इनमें से बहुत बेहतर है अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि ये ना इनकी इकोनॉमी दूसरे कंट्री से मतलब डाउन है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको जॉब भी मिल जाती है ना, तो सैलरी आपको फ्रांस, जर्मनी वगैरह की निस्बत बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस वजह से इनका इकोनॉमी डाउन होने की वजह से ये एक टूरिस्ट पॉइंट भी है, टूरिज्म पे भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से इसका वीज़ा रेशियो बहुत बेहतर है कंपेयर टू फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह या दूसरे शेंजन कंट्री। इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस्लामाबाद में एम्बेसी मौजूद है, अपॉइंटमेंट भी आपको इजीली मिल जाती है, तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जर्मनी का करें, फ्रांस का करें, हंगरी का कर लें, बहुत बेहतर है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है या कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।